जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CS जोन में। आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। जैसे कि सभी जानते हैं, एंट्रेंस आपकी जस्ट नज़दीक हैं और CUET वाले बच्चों के तो जस्ट शुरू होने वाले हैं 15 से। सभी बच्चों ने जो है डाउनलोड कर लिया होगा एडमिट कार्ड वगैरह। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है MR 200 सीरीज़ चल रही है। तो कल ही हिस्ट्री के टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मतलब हिस्ट्री का जितना पोर्शन था, जो भी इम्पोर्टेंट था आपका, कल हमने कवर किया है। तो आज हम जियोग्राफी शुरू करेंगे। ये आज ज्योग्राफी का पार्ट 1 होगा, जिसमें हमने 1 लाइनर क्वेश्चन ही लिए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों ने सेशन नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें, और जो भी बच्चे हैं जो भी किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, BA BCom BSc, उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है, आपको बस जस्ट ओपन करना है और सारी वीडियोस आपकी 1 बाय 1 दी गई है। तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं, कोई भी कोर्स आप पाए, आप सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितना भी GK का पोर्शन होता है, आपका जितना भी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, वो इससे ही आपका कवर होगा पूरा। आपको वो आएगा ही आएगा पोर्शन पूरा। और जो भी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, उसकी भी क्लासेस आएंगी। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, जितने भी हैं आपके आसपास के क्लासमेट हैं, जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, उनको आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हो। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही में हम बात कर लेते हैं ई बुक और बैच की। जो भी बच्चे चाहते हैं ई बुक लेना और बैच लेना, तो ई बुक के बारे में आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हैं, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कवर हैं, कंप्यूटर के ऑल पॉइंट्स कवर हैं, और 1 टाइम फीस है ओनली 129 रुपीज़। तो जो बच्चे हैं एनरोल करना चाहते हैं, ले सकते हैं ई बुक। इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एट लास्ट मोमेंट पे। जो CUET वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये, कि अपने लास्ट मोमेंट के लिए इससे तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो करेंगे, उतना उनकी चीज़ें जो है वो पक्की हो जाएंगी। और जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं वो बैच ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स दे रखा है इन डिटेल। आपके जितने भी सब्जेक्ट किसी भी कोर्स के हैं, आप सभी लोग इस बैच के थ्रू जुड़ सकते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी है फॉर ऑल सब्जेक्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ है, 1 प्रिपरेशन फॉर ऑल एग्ज़ाम। जितना भी है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ से के भी बच्चे हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, किसी भी कोर्स के बच्चे हों, XYZ कोई भी कोर्स हो, वो सभी ये बैच ले सकते हैं। फिर PYQs यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं कंप्लीट गाइडेंस के साथ। और यहाँ पे जो फ़ीस है वो 2 to 9 है, जो कि सिर्फ बैच की है। बट अगर आप दोनों का जो कॉम्बो रहता है वो लेते हैं, तो इसमें आपको 249 में मिल जाएगा। और इसमें जो MR 200 सीरीज़ है, उसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो PDF भी आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं ओनली 249 में। तो आप सभी को जो है ये बाय ज़रूर करना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसमें जितने भी प्रिपरेशन है, आप इसमें एक के रिसोर्सेज के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो आपको इधर उधर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बैच के थ्रू जो है सारी तैयारी अपनी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बच्चों को नहीं पता है, तो आप यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और बैच भी ले सकते हैं, और ई बुक के थ्रू भी आप कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो ये बहुत ही रेलिवेंट रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो क्रैक करना चाहते हैं अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, अपने फेवरेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और बहुत आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन हम। तो यहाँ पे जैसे कि जानते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है आज। तो 101 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर्स कवर किए हैं हमने, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर इसलिए लिया है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको सारी चीज़ें जितनी भी आप पढ़ पाओ वो एक ही बार में आप पढ़। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी यानी जो भूगोल के जनक किसे कहा गया है, एराथोस्थेनीज़ को। एराथोस्थेनीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट थिंकर टू रोट द शेप अबाउट अर्थ। तो एरिस्टोटल थे जो कि पहले आपके विचारक थे, जिन्होंने पृथ्वी के आकार के बारे में सबसे पहले लिखा था। तो ही ब्रॉट फर्स्ट अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ब्रॉट कॉस्मोसिस। तो जो अलेक्जेंडर वॉन थे, उन्होंने जो है कॉस्मोसिस के बारे में लिखा था। उसके बाद हम्बोल्ट ऑफ फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड मॉडर्न ज्योग्राफी। तो जो हम्बोल्ट थे यहाँ पे, वो आपकी क्या है, फादर ऑफ
तो जो हम्बोल्ट हैं आपके क्या है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हैं और मॉडर्न ज्योग्राफी के जनक माने जाते हैं। तो ये हम्बोल्ट है, ये जो है आपके फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी और मॉडर्न ज्योग्राफी के जनक माने जाते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज कोस्मोलॉजी। तो जो स्टडी होती है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। मिल्की वे इज़ स्पाइरल इन शेप। तो मिल्की वे का जो शेप है वो कैसा है, स्पाइरल इन शेप है। तो मिल्की वे किस तरह की मिल्की वे का शेप है, स्पाइरल इन शेप। उसके बाद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन इन द थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी, जो किसने दी थी, लेमेटियर ने दी थी। जो लेमेटियर थे उनके द्वारा दी गई जो बिग बैंग थ्योरी थी, उसके सिद्धांत में ब्रह्मांड का जो ओरिजिन ऑफ थ्योरी थी, यानी बिग बैंग थ्योरी में जो किस तरह से ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का, वो चीज़ें गिवन थी। और उसके बाद यहाँ पे एंड्रोमेडा इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा क्या है, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। तो एंड्रोमेडा हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी हो जाएगी। उसके बाद यह है प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एपिक्टिकल ऑर्बिट। तो जो ग्रह अंडकार है उसका कक्ष सूर्य के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। उसके बाद यहाँ पे दिया है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून आर गैसियस प्लैनेट। तो जो मर्क्यूरी, अर्थ और वीनस और मार्स हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर आते हैं, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून वो आपके गैसियस प्लैनेट के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कौन से प्लैनेट आपके टेरेस्ट्रियल हैं और कौन से आपके गैसियस हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट इन सन सरफेस टेम्परेचर इज़ 5,778,000। तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में मौजूद हैं, सतह इनका तापमान कितना है, 5,778,000। इनका जो टेम्परेचर है वो 5,778,000 है। साथ ही में मर्करी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो मर्करी क्या है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। तो पूछ सकता है आपके सन के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये आपका प्लैनेट हो जाएगा मर्क्यूरी। यानी जो बुध है वो सबसे सूर्य है, सबसे निकट है किसके, सन के। फिर उसके बाद मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, और अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है। तो ये सभी जो है वीनस को कहा जाता है। यहाँ पे जो वीनस है उसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और अर्थ का ट्विन यानी अर्थ जैसा जो है प्लैनेट उसे कहा जाता है। मून द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून। साइज़ ऑफ मून इज़ 1/4 द साइज़ ऑफ द अर्थ। तो साइज़ ऑफ मून कैसा है, 1/4 है साइज़ ऑफ अर्थ के। ब्लड मून टोटल लूनर एक्लिप्स। तो जो ब्लड मून है वो क्या है, टोटल लूनर एक्लिप्स है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्स को क्या कहा जाता है, मार्स आपका रेड प्लैनेट, जिसे मंगल ग्रह भी कहा जाता है, उसको हम रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मार्स इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। जुपिटर आपका सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाएगा। तो जुपिटर आपका क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। यहाँ पे जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। फिर यूरेनियस कैसा होता है, यूरेनियस अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर। तो यूरेनियस आपका कैसा प्लैनेट है, ग्रीनिश इन कलर। इसका जो रंग होता है कैसा होता है, हरा। फिर मेट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। तो मेट्रॉय एंड मेट्रॉइड्स को क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। यानी इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, शूटिंग स्टार्स के नाम से जाना जाता है। फिर दिया गया है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ क्लोजेस्ट स्टार टू दी अर्थ। तो जो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरीज़ है वो क्या है, सबसे क्लोजेस्ट यानी सबसे निकट है किसके, अर्थ के। फिर एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉइड्स किसके बीच में पाया जाता है, मार्स एंड जुपिटर के। उसके बाद दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज़ आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%। उसके बाद यहाँ पे दिया है अर्थ गैलेक्सी मिल्की वे। तो पृथ्वी का क्या है, अर्थ की क्या है, गैलेक्सी मिल्की वे है, यानी पृथ्वी आकाशगंगा मिल्की वे में
कही जाती है। उसके बाद पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है विद द डीपेस्ट ट्रेंच मैरीना ट्रेंच। तो पैसिफिक ओशियन क्या है, यानी जो सबसे गहरा होता है महासागर है और सबसे गहरी खाई मैरानिया खाई के साथ माना जाता है। तो पैसिफिक ओशियन आपका सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा विद द डीपेस्ट ट्रेंच मैरानिया ट्रेंच। तो यहाँ पे मैरानिया ट्रेंच भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैरानिया ट्रेंच के साथ। उसके बाद माउंट विंसॉन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका। तो यहाँ पे माउंट विंसॉन क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, एंटार्क्टिका की। नॉर्थ पोल लाइज इन द मिडल ऑफ आर्टिक ओशन। तो नॉर्थ पोल कहाँ आपका आता है, कहाँ पर आता है, मिडिल आर्टिक ओशन, यानी उत्तरी ध्रुव जो है आर्टिक महासागर के बीच में स्थित है। वार्म करेंट्स यानी गर्म धारा किसे कहा जाता है, साउथ इक्वेटोरियल, कुर्शियो, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, एंटिलीज एंड गुल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है वार्म करेंट्स। देन आफ्टर पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पे जीवन मतलब पाया जाता है वो क्या है, उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। यानी पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन विद्यमान है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद द कोरियोलिस फोर्स इज़ ज़ीरो एट इक्वेटर। तो कोरियोलिस फोर्स कैसा होता है, इक्वेटर पे ज़ीरो होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पेरिहेलियन अर्थ है वो सबसे नियरेस्ट है सन के, और एफेलियन अर्थ है वो सबसे दूर है सन के। उसके बाद एटमॉस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन 78% होता है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन कितना होता है 20.94%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%। उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर 5। तो यहाँ पे वायुमंडल की जो है 5 लेयर्स यानी 5 परतें हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इसके अंदर ही आ जाएगा। जो ट्रोपोस्फेयर होती है आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, वेयर वेदर एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस। तो सबसे ऊपर आपकी हो जाएगी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आपकी एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज को, सन को बाय द हेल्प ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन दी लेयर। तो इसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगी। उसके बाद ऊपर और भी लेयर्स होती हैं, टोटल 5 लेयर्स होती हैं। टोटल 5 लेयर्स में कौन से आपको पता है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे सन फॉर्म थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन जो आपका होता है यानी सूर्य जो होता है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है परमाणु संयोजन के माध्यम से सूर्य का निर्माण होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो सन है सूर्य है उसका निर्माण हुआ था। फिर साइरस क्लाउड्स हैव सिली अपीयरेंस एंड इट डू नॉट कॉज रेनफॉल, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ साइक्लोन्स। तो यहाँ पे जो साइरस क्लाउड्स होते हैं उनकी सिली अपीयरेंस होती है जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि वो साइक्लोन को दर्शाते हैं। देन आफ्टर जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें क्या होता है, सेल यानी सिलिका एंड एल्युमिनियम पाए जाते हैं, और जो अर्थ मेंटल कंटेन होता है उसमें होता है साइमा यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं। उसके बाद दिया है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, कोल, गैब्रो आर इग्नीशियस रॉक्स। तो आपको इग्नीशियस रॉक पूछेगा तो ये ऑप्शन दे सकता है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और बिटुमिनस, कोल और गैब्रो आपके किसके अंदर आते हैं, इग्नीशियस रॉक के अंदर आते हैं। इसके बाद आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी हो जाएंगी, मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट, डायमंड और सिकिट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको ये सारे मेंशन करने हैं। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। तो यहाँ पे 3 टाइप के वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। तो यहाँ पे 3 तरह के वोल्केनोज होते हैं, यानी जो आपके ज्वालामुखी हैं जिसे कहा जाता है वो होते हैं एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज होते हैं और सक्रिय मतलब या और लास्ट कौन सा होता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी बुलाया जाता है यानी कहा जाता है, सिस्मोलॉजी बोला जाता है। माउंट किलिमंजारो इज़ इन अफ्रीका।
तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। फुजियामा कहाँ पर है? जापान में। माउंट इटना इज़ इटली और स्ट्रोमोबोली इज़ इन इटली और माउंट कोटोपैक्सी इज़ इन इक्वेटर। तो आपसे पूछ सकता है ये सारे माउंटेन, तो यहाँ पे आपको नाम याद करना है, यानी फुजियामा का आप नाम याद कर लोगे, जापान है। इटना का है इटली, इटना से इटली याद कर सकते हो। स्ट्रोम्बोली का आप इटली याद कर सकते हो, एल से आप दोनों को याद कर सकते हो। और कोटोपैक्सी इज़ इन इक्वेटर। यहाँ पे ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो ये सारे नाम। फिर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज आपकी कौन सी हो जाएगी? अरावली रेंज। तो ये सबसे जो पुरानी जिसे कहा जाता है पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो क्या है? अरावली रेंजेस को कहा जाता है। देन आफ्टर द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय अ ग्लेशियर इज़ नोन एज मोरन। तो जो ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई मटेरियल है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? मोरेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है तो लोएस इज़ अ स्लेट ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड फ्रॉम द डेजर्ट रीजन एंड डिपॉजिटेड मच फार अवे। तो जो लोएस है आपकी एक गाद है जो कि रेगिस्तान क्षेत्रों से हवा के द्वारा ले जाया जाता है और बहुत दूर तक जमा होता है। उसके बाद लगून लेक बिटवीन सैंड एंड द सी कोस्ट। तो जो लगून रेत है वो जो लगून लेक है वो आपकी किसके बीच में है? रेत और समुद्र तट के बीच में उपस्थित है। यानी जो लगून लेक है, झील है, वो आपकी सैंड और सी कोस्ट के बीच में पाई जाती है। फिर जोजिला पास इज़ इन लद्दाख। दर्रा है वो कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है, यानी जोजिला पास इज़ इन लद्दाख। रोहतंग पास इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो रोहतंग पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपू लेक पास इज़ इन उत्तराखंड एंड बनहिलाल पास इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पास कहाँ पर हैं, ये आप ज़रूर याद करिएगा। उसके बाद कुमाऊं हिमालयाज़ बिटवीन सतलेज एंड काली रिवर। तो जो कुमाऊं हिमालयाज़ है वो किसके बीच में है? सतलेज और काली रिवर यानी नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालयाज़ बिटवीन काकी एंड तीस्ता रिवर। अनामुदी एंड अनायमुदी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक हो जाएगी पेनिनसुला की वो कौन सी हो जाएगी? अनामुदी एंड अनायमुदी। उसके बाद दिया है चिरापुंजी इन हिमालय हैव मैक्सिमम रेनफॉल। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होती है? चिरापुंजी, जो कि हिमालय में स्थित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश पाई जाती है। उसके बाद दिया हुआ है एल्यूवियल सॉइल इज़ गुड फॉर शुगर केन। तो जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो किसके लिए अच्छी होती है? शुगर केन के लिए अच्छी होती है, ऑयल सीड्स के लिए अच्छी होती है और खारिफ और राबी क्रॉप्स के लिए भी अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल यानी जो काली मिट्टी होती है वो किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है यहाँ पे, और जिसे कि रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। लेटराइट सॉइल गुड फॉर कैश्यू, कोकोनट, कॉफ़ी एंड टी। तो लेटराइट सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? यहाँ पे काजू, नारियल, कॉफ़ी, चाय के लिए अच्छी होती है। उसके बाद दिया हुआ है एपीकल्चर इज़ रिलेटेड टू बी कीपिंग, पिस्कीकल्चर इज़ रिलेटेड टू फिश फार्मिंग, सेरीकल्चर इज़ सिल्क फार्मिंग एंड विटीकल्चर इज़ रिलेटेड टू ग्रेप्स एंड वर्मी कल्टिवेशन ऑफ अर्थवर्म। तो यहाँ पे किस किस को क्या क्या कहा जाता है? जैसे कि आपका दिया हुआ है मधुमक्खी का, यहाँ पे मधुमक्खी का जो पालन होता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। पिस्कीकल्चर हम किसे कहते हैं? यानी मछली के जो पालन होता है उसे क्या कहते हैं? पिस्कीकल्चर। सेरीकल्चर सिल्क के पालन को कहते हैं, यानी रेशम के उत्पादन को कहा जाता है सेरीकल्चर। विटीकल्चर कहा जाता है ग्रेप्स को, जो अंगूर होते हैं उनसे रिलेटेड उनके उत्पादन को हम विटीकल्चर बोलते हैं। और वर्मी कल्चर बोलते हैं, वर्मी कल्टीवेशन बोलते हैं अर्थवर्म के कल्टीवेशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओड क्रोमाइट। तो उड़ीसा क्या है? लार्जेस्ट उत्पादक है क्रोमाइट का। टिस्को टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी स्टैब्लिश बाय जमशेदपुर टाटा जी। तो यहाँ पे जो टिस्को है, टाटा है, आयरन स्टील कंपनी, वो किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई है? जमशेद जी टाटा के द्वारा स्टैब्लिश की गई। एट द बनारेखा रिवर के, जो कि आपकी कहाँ पर है? प्लेस कॉल्ड साकची
विंगभूम झारखंड, जो कि झारखंड में स्थित है। फर्स्ट कॉटन मिल स्टैब्लिश इन मुंबई 1854, तो जो पहली कॉटन मिल है वो कहाँ पर इसका उत्पादन हुआ था? पहली जो थी आपकी मुंबई में स्थापित पहली कपास मिल कब हुई थी? 1854 में, यानी 1854 में। जूट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल, तो जूट को क्या कहा जाता है? जो किस लिए फेमस है, किस लिए लोकप्रिय है? ये गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है ऑफ बंगाल। पाक स्टेट इज़ इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पाक स्टेट है वो कहाँ पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। साथ ही में डंकन पास इज़ इन बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, तो डंकन दर्रा कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मालदीव्स एंड मिनिकॉय, सो 8 डिग्री चैनल जो मालदीव्स और मिनिकॉय है उसको अलग करता है। 10 डिग्री सेपरेट्स मिनी अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पे 10 डिग्री जो है क्या किसको सेपरेट करता है, किसको अलग करता है? मिनी अंडमान एंड निकोबार को। रुद्रप्रयाग इज़ द संगम ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा, तो रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। यमुना द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो यमुना क्या है? सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। सबसे लंबी जो है सहायक नदी है गंगा की। उसके बाद गंगा जो है रिवर, उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड एज त्सांगपो, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-44, सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसे NH-44 कहा जाता है। वन नेशन फास्टैग स्कीम लॉन्च्ड इन 1 दिसंबर 2019, तो वन नेशन जो फास्टैग स्कीम थी वो कब लॉन्च करी गई थी? 1 दिसंबर 2019 में। फर्स्ट ट्रेन रैन इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने, कवर 34 किलोमीटर इन 21 माइल्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेन की सबसे जो पहले मतलब चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में, वो कवर्स 34 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ट्रेन 18 थी वो इंडियाज़ फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन थी, यानी पहली इंजन रहित ट्रेन चलाई गई थी। इंडियन रेलवे नेशनलाइज्ड इन 1950, तो जो इंडियन रेलवे है वो भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण उसका कब हुआ था? 1950 में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन पोर्ट ब्लेयर, तो जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में। साथ ही में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पारादीप एयरपोर्ट है उड़ीसा में, और कामराजन एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। तो कामराजन एयरपोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, विंटर इज़ जम्मू। समर जो कैपिटल है कश्मीर का श्रीनगर है और विंटर है जम्मू। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, तो लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, जो कि मुंबई में है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट विशाखापट्टनम है आपका। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, और लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट हो जाएगा विशाखापट्टनम। साथ ही में 2011 सेंसियस वॉज द 15th सेंसियस सिंस 1872, तो जो 2011 में सेंसियस जारी किया गया था वो था आपका 15वां सेंसियस, जो कि आपका शुरू कब से हुआ है? 1872 से। तो आपका सेंसियस का जो डेटा है वो कब से शुरू हुआ है?
1872 से, और 2011 का जो डेटा था वो आपका 15वां सेंसस था। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत की जो जनसंख्या है उसका घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है। केरला टॉप ऑन लिटरेसी रेट, तो केरला क्या है, टॉप है आपकी, मतलब सबसे पहली है ऑन लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट में सबसे पहले कौन आता है, केरला आता है। यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड है, यूपी आपकी सबसे पॉपुलेटेड यानी सबसे जनसंख्या वाला जगह है, सबसे जनसंख्या वाली स्टेट है। और दिल्ली है आपकी अर्बन सिटीज़ में आती है। मानस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है आपका, असम में स्थित है। पंच नेशनल पार्क इज़ इन मध्य प्रदेश एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इन नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। कोलेरेरू लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कोलेरेरू लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। कियोला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। साथ ही में रुद्र सागर लेक कहाँ पर है, रुद्र सागर जो झील है वो कहाँ पर है, त्रिपुरा में स्थित है। माउंट एवरेस्ट ऑल्सो नोन एज पीक 15, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, पीक 15 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे नागा अर्जुना प्रोजेक्ट इज़ ऑन रिवर कृष्णा, जो कि रिवर कृष्णा पे बेस्ड है। चंबल प्रोजेक्ट इज़ ऑन रिवर चंबल, तो चंबल प्रोजेक्ट किस पर है, चंबल रिवर पे स्थित है। रंजीत सागर और थेन डैम इज़ ऑन रिवर रावी, तो जो रंजीत सागर और थेन डैम है वो किस पर है, रावी रिवर पे स्थित है। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट किस पर है, रवि सतलुज पर है, तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो किस पर है, रिवर सतलुज। उसके बाद माउंट एवरेस्ट कॉल्ड एज सागर माथा इन नेपाल, तो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में, सागर माथा। सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिन नॉर्वे वॉज द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 1953, तो पहले जो 53 में चढ़ाई करी थी। सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिन नॉर्गे वर द फर्स्ट पर्सन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट इन 1953। उसके बाद दिया है बेचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो बेचेंद्री पाल जो थी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। मैलवित पूर्णा यंगेस्ट फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो चढ़ाई करी थी, सबसे मतलब कम उम्र में, सबसे छोटी उम्र में उन्होंने, पहली महिला जो थी जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया था। जिम विटेकर फर्स्ट अमेरिकन टू सक्सीड स्केलिंग माउंट एवरेस्ट, जिम विटेकर जो फर्स्ट अमेरिकन थे टू सक्सीड स्केलिंग माउंट एवरेस्ट, तो जिम विटेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति थे। ब्लैक रेवोल्यूशन आपका किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ब्लू है आपका फिश से। सिल्वर रेवोल्यूशन आपका एग से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड से रिलेटेड है। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फूड ग्रेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये सारे रेवोल्यूशन आपको याद कर लेना है, पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ब्लू है आपका फिश से, सिल्वर है आपका एग से, येलो आप ऑयल सीड जैसे होती हैं येलो उसको आप उससे याद कर सकते हो। ग्रीन को आप फूड ग्रेन से, यानी फूड ग्रेन्स हो जाएंगे ग्रीन कलर में, उससे याद कर सकते हो। और ब्लैक आप पेट्रोलियम को याद कर सकते हो। फिर इंडिया बॉर्डर्स विद बांग्लादेश मैक्सिमम अमंग ऑल नेबर कंट्रीज़, इट कवर्स 4096 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो इंडिया का बॉर्डर है विद बांग्लादेश मैक्सिमम अमंग ऑल नेबर कंट्रीज़, इट कवर्स 4096.7 किलोमीटर। तो जो इंडिया का बॉर्डर है, सीमा है बांग्लादेश के साथ, वो सबसे ज़्यादा है और भी जितनी नेबर कंट्रीज़ है उनसे ज़्यादा, क्योंकि ये कवर करती है 4096.7 किलोमीटर्स। उसके बाद ड्यूरेंट लाइन है इज़ इन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, और रेड क्लिफ है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है।
मैकमोफिन लाइन है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन हो जाएगी आपकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ हो जाएगी आपकी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और मैकमोहन हो जाएगी आपकी इंडिया और नेपाल के बीच में। फिर उसके बाद लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा गया है? लैंड ऑफ राइजिंग सन यहाँ में से किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। तो जहाँ से सूरज आपका उगता है उसे लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आज के सेशन में बस इतना ही। जितने भी बच्चे अगर PDF चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, आप सभी ने सेशन एंजॉय किया होगा अच्छे से। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने कवर किए हैं यहाँ पे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। साथ ही में अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो ई बुक और बैच का तो वो 249 में ले सकते हो, जिसमें ई बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर के, सारे जितने भी बेसिक हैं वो सारे ही मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स कवर होंगे। वीडियो सॉल्यूशन के साथ है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको वन एंड ऑल मिल जाएंगी, जो कि आपके 129 में है। अगर आप दोनों एक साथ देते हो तो आपको 249 में पड़ेगी यहाँ पे। और बैच आपको लेना है तो कंप्लीट कोर्स दे रखा है डिटेल में, सिस्टमैटिक स्टडी के साथ सारे सब्जेक्ट हैं। किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो तो यहाँ पे वो सारे आपको हेल्पफुल रहेगा। क्यूज़ के साथ है, प्रैक्टिस पेपर है, PYQs हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ है। 1 टाइम फीस है आपकी 229, वैलिडिटी है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने तक की। तो यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर ये आपकी बैच लेते हो तो इसमें आपको MR 2200 PDF जो है वो फ्री बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं बैच ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हो ले सकते हो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी इससे बहुत बेटर कर सकते हो। कम समय है आपके पास तो जितना अच्छे से आप तैयारी कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप उतना अच्छा स्कोर करोगे और आप सभी का एडमिशन आपके फेवरेट कॉलेजेस में हो जाएगा और आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो वो सभी आपको मिलेंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। अब तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। ई बुक से रिलेटेड और बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इससे आपकी तैयारी जो है बहुत स्मार्टली होगी, बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़ मत हो, बहुत सारे रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप बैच भी या ई बुक भी लेते हो तो इसमें सिस्टमैटिक स्टडी आप कर सकते हो, मतलब 1 बाय 1 सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके वो पढ़ सकते हो और इसके थ्रू अपनी तैयारी पक्की कर सकते हो। तो बैच या ई बुक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस क्लियर किए हैं 2022 में, 2023 में बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर किए हैं बैचेस ई बुक के थ्रू और हमें थैंक यू भी बोला है कि आप लोगों की वजह से हमारा जो है एंट्रेंस क्लियर हो गया है। बहुत अच्छी रैंक के साथ बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर किया है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बैच अगर आपको लेना है तो बैच ले सकते हो और ई बुक लेनी है तो ई बुक ले सकते हो। 129 में आपको ई बुक मिल जाएगी और बैच आपको मिल जाएगा 229 में। बेटर रहेगा कि आप अगर कॉम्बो लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है 249 में मिल जाएगी विद 200 PDF, जो MR 200 है उसकी PDF के साथ, यानी 200 जो 1 लाइनर होंगे वो भी प्रोवाइड होंगे उसी में। तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे आप सभी लोग। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं, हम आपके लिए रोज़ सेशन अपडेट कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी होगी तो समझो हमारा, अगर आपका एंट्रेंस निकलेगा तो हम समझेंगे कि हमारा एंट्रेंस निकल गया। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, आप लोगों तक शेयर भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं, जितने भी हमारी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है उसे भी देखकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।